आज हमको जो है क्या ओम्स लॉ पढ़ना है। तो ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने एक प्रीवियस क्लास किया है, पिछली क्लास में आपने देखा होगा हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया है। तो उसमें हमने विद्युत धारा क्या होती है इसकी डेफिनेशन देख लिया अच्छे से। तो ओम्स लॉ पहले पढ़ लेने से पहले कुछ कुछ हमारे को क्या होगा, जो कुछ कुछ टर्म्स आती है इसमें, जैसे करंट टर्म आएगा, एक आएगा विभवांतर आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो ओम्स लॉ तो आज हमारा टॉपिक है, ठीक है, ओम्स लॉ है हमारा टॉपिक, लेकिन उसको समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो क्या होती है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में देखा था करंट क्या होता है, विद्युत करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक से रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी चालक से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दर को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं ना। किसी भी इलेक्ट्रॉन है कोई, यानी सॉरी कोई चालक है, सपोज करो ये कोई चालक है, धातु हो सकता है या कुछ भी, जो भी चालक है, इससे फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की दर को ही क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं। ओके, करंट की डेफिनेशन समझ में आ गई है अपने को। ये यहां से थोड़ा अच्छे से समझ सकते हो, देखो ये कोई चालक है, यहां से इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं, यही करंट है, ठीक है, प्रति सेकेंड में कैसे फ्लो हो रहे हैं, इसको करंट है। ज्यादा और इसको डीप में समझने की जरूरत नहीं, इतना काफी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना समझ गए काफी है। ओके, अब हम आगे चले। अब इसके बाद जो है हम जो देखेंगे, क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके बाद की जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, हिंदी में उसको प्रतिरोध बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या कहलाता है कि जब कोई जो चालक होगा, चालक से क्या हो रहा था, करंट में इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से फ्लो हो जा रहे थे, लेकिन रेजिस्टेंस में क्या होगा, अब होगा यहां पर कुछ बैरियर्स आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रोकने लगेगा, कुछ बैरियर्स, अवरोधक लगेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ऐसा ये इसको अच्छे से समझने के लिए देखा होगा तुमने, हाईवे पे हम चलते रहते हैं तो क्या लगाते हैं, ब्रेकर्स लगे होते हैं, ब्रेकर्स देखा है ना, वही ऐसा ही होता है। जब चालक में से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो उसमें क्या आता है, अवरोध आता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं देता है वो, तो वही क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं। भाई अब हाईवे से जब जा रहे थे, बड़े आसानी से जा रहे थे, क्या हुआ, ब्रेकर आ गया। अब पहले तो एक ब्रेकर होता था, अब क्या किया है भाई इंजीनियर साहब ने, बड़ी दिक्कत कर दिया, दो ब्रेकर, कुछ कुछ जगह तो तीन तीन चार चार पांच पांच ब्रेकर। क्या वो चेक कर रहा है क्या कितनी मजबूती है हमारे में, इतने सारे ब्रेकर लगा दिया, तो एक वो अवरोध हो गया, ठीक है, आपकी निजी लाइफ में। अब कभी ऐसा होता है कि अचानक से आपके साइड से एक स्कूटी गुजरी जिसमें कोई लंबे बाल वाला जीव बैठा था, ठीक है, तो आपको लगा यार कुछ तो इंटरेस्टिंग है इसमें, तुमने क्या किया, अपनी भी अब ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि कुछ तो है इंटरेस्टिंग, आपको जाना चाहिए। तो अब ऊपर से भविष्यवाणी हुई, तो उस समय तो क्या आपके साथ आपका दोस्त है सार्थक में, तो उन्हें बोला घुमा ले भाई गाड़ी। जैसे ही घुमाने को आया, उधर से लोग आ रहे थे, तो एक अवरोधक बना ना, तो कुछ ऐसा ही ऐसा रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस होता किस वजह से है, रेजिस्टेंस होता इसलिए कि जस्ट अभी तुम घूम रहे थे ना जैसे गाड़ी से, तो ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं। जैसे अभी तुम गाड़ी से घूमते तो एक दो लोग सीधे आ तो रहे थे बेचारे, लेकिन क्या होता, दुर्घटना हो जाती। तो रेजिस्टेंस भी यही रीजन है, जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के आयंस का आपस में टक्कर होता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होता है, ठीक है। तो मैंने यहीं पर यही समझाया है कि किसी चालक का वह गुणधर्म जो विद्युत धारा को फ्लो होने ना दे, आसानी से फ्लो होने देगा, तो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, चालक हो जाएगा, मतलब वो करंट हो जाएगा। तो प्रतिरोध क्या कहलाएगा, जो आसानी से क्या होना होने दे, फ्लो ना होने दे। यहां देख पा रहे होगे, विद्युत धारा को आसानी से, एक मिनट ये कहां चला गया, विद्युत धारा को प्रवाह ना होने दे, अवरोध करता हो, वो कहलाएगा विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो मैंने बताया कि जब क्या होगा, ये देखो यहां पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जब इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से जा रहे थे, लेकिन कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन अपने डायरेक्शन से क्या होते हैं, घूम जाते हैं। जैसे एक सीधा जा रहा था, एक घूम गया, रोक दिया उसने थोड़ा सा, तो इसी की वजह से क्या होता है, यहां पर रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है, प्रतिरोध हो। विद्युत धारा के प्रवाह में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और जब वो टक्कर करते हैं, इस वजह से क्या जनरेट होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ये देख पा रहे हैं, यहां पर देख पा रहे होंगे। इसका ये याद रखना है आपने कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ओम, ओम ये है, ठीक है, ओम। इसका जो सिंबल होता है ऐसा होता है, ये है यहां पर, ठीक है, आपने ये याद रखना है। ओके, क्योंकि आगे ये जो टर्मिनोलॉजी आएगी, आगे है ओम्स लॉ समझ। अब
इसके बाद और एक चीज आती है इसमें कि आपको, ये तो हो गया, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आपको पहले तो समझना होगा कि विभव क्या होता है। विभव मतलब पोटेंशियल क्या होता है। ये पोटेंशियल हम बेसिक जीवन में भी, हमारे यानी इसमें भी दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं पोटेंशियल का। कितना दम है लगा ले, बोलते हैं ना, कितना दम है तेरे में, बस वही चीज है यहाँ पर। पोटेंशियल मतलब वही होता है कि आप में कितनी ऊर्जा है, कितना क्या है। तो यही है कि यदि कोई, हम इसको थोड़ा इससे इसकी भाषा में समझते हैं, इलेक्ट्रिक की भाषा में, इलेक्ट्रिकल में क्या बोलते हैं, तो कि कोई एक धनावेशित आयन है, धनावेशित है वो आयन है, उसको किसी रिफरेंस बिंदु से लाना है हमारे को। रिफरेंस बिंदु मतलब कोई अनंत में हो सकता है वो आयन, उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब अनंत में कोई है आयन, उसको मेरे को एक ज्ञात पॉइंट तक लाना है। तो अब वहां से यहां तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं क्या, उसका पोटेंशियल या विभवांतर। ठीक है, बात समझ रहे हैं क्या मेरी। एक बहुत अनंत में एक पॉइंट रखा था, उसको मैंने एक नोन बिंदु तक लाया, मतलब यहां पर लिख के बता रहा मैं, एक पॉइंट यहां कहीं था, मतलब ऐसा माना जाता है कि अनंत में था, अनंत में था ये धनावेशित कोई इकाई धनावेश। ठीक है, ये अनंत में था। अब उसको मैंने यहां से क्या, एक ये बिंदु था, ये बिंदु मेरे को ज्ञात था कि ये बिंदु भाई ये है, एक स्पेसिफिक बिंदु था, ज्ञात था ये बिंदु ज्ञात था मेरे को। मैंने यहां से यहां तक जो लाने में जो एनर्जी लगी, वर्क एनर्जी लगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या जितना कार्य करना पड़ा। अब कार्य करना पड़ेगा तो एनर्जी लगेगी ही लगेगी, तो उसी, यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप समझ गए होंगे आप पोटेंशियल। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ठीक है, ये याद रखें आप, वोल्ट यूनिट। ये इसीलिए बता रहा हूं कि ये यही जरूरी नहीं है, ये बेसिक फिजिक्स में भी आएगा आपको, बिल्कुल आएगा, फिजिक्स का है ये। ठीक है, भौतिकी। आप जब कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो बेसिक फिजिक्स में आएगा ये, भौतिकी जब पढ़ेंगे तब आएगा। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको, पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल समझ पा रहे हैं ना क्या होता है पोटेंशियल, और अलग लैंग्वेज में समझा सकता था मैं, कि जैसे एक और इसमें समझने की अगर कोशिश करें तो पोटेंशियल ये भी कहलाता है कि यदि आपने यहाँ पर कोई डैम की लैंग्वेज में, यहाँ कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है, या कुछ भी है, स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं, यहां से यहां तक ले जाते हैं हम, इससे एनर्जी भी बनती है। थोड़ा इलेक्ट्रिकल वालों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एनर्जी बनती है, टरबाइन होता है, इसी, तो यहां से यहां तक जो एनर्जी हो गई उसकी, वही क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर ये यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी रहती है, लेकिन यहां से ये कन्वर्ट होती है, तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, शायद समझ में आ रहा होगा। गतिज ऊर्जा बोलते हैं इसको, गतिज, गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज, पोटेंशियल को स्थितिज, तो इससे अगर कोरिलेट कर पाएंगे तो वो समझने में बहुत आसानी होगी। उसको थोड़ा इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में समझाया गया है, इसलिए शायद अब अब तो क्लियर होगा। अब हम समझते हैं कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर मतलब दो विभव के, दो पॉइंट हैं, वहां पे विभव हैं, उनके बीच का डिफरेंस, वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर। मतलब कैसे, इसको भी थोड़ा सा कुछ अलग इसमें समझने की कोशिश करें। ये दो जार हैं, ठीक है, ये दो जार हो सकते हैं, एक में इतना है। अब ये दोनों क्या है, इंटरकनेक्ट, यानी कनेक्ट हैं दोनों। ठीक है, दोनों में लिक्विड भरा है, ये समझ लीजिए। ओके, अब देखिए, अब जब तक एक में ज्यादा है और एक में कम है, मतलब इसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस पड़ेगा ना, तो यहां से इधर जाएगा क्या, नहीं, जो भी होगा लिक्विड होगा। तो एक ये देखो, ये बेसिक इतना इनका लेवल सेम है, यहां से यहां तक सेम है ना, तो ये और इसके बीच का ये अंतर, यही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इनके बीच का ये अंतर ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यदि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, मतलब साम्य अवस्था में आ जाएगा, यानी स्थिर कंडीशन में आ जाएगा, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और लिक्विड का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और लिक्विड का फ्लो नहीं होगा
तो इसका मतलब यहां से समझिए, यदि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो आपके घर की लाइट नहीं जलेगी। ठीक है, यहां अच्छे से देखना, यहां पर इसमें देखो, इसमें ज्यादा चार्ज था, इसमें कम चार्ज था पहले केस में, इसमें चार्ज नहीं है, लेकिन अब ये चार्ज जब फ्लो करेगा तो लाइट जल रही, जैसे चार्ज बराबर हो गया लाइट बंद हो गई। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से समझा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी भी यूनिट जो होती क्या होती है, यूनिट क्या होगी इसकी भी, क्योंकि ये विभव से है तो इसकी भी यूनिट होगी वोल्ट। बात समझ में आ रहे हैं, वोल्ट। और इसकी अगर डेफिनेशन ये करना है तो वर्क अपॉन चार्ज, जो ये होगा विभवांतर, पीडी बोलेंगे इसको, पीडी, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज, ये यहां पर लिखा हुआ है, इसकी ये हो गया, इसकी यूनिट जरूर याद रखें आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। ओके, ये थोड़ा सा डायग्राम को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। डन, ओके, नेक्स्ट चले हम आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं ओम्स लॉ पर। अब ये चीजें समझ ली होगी, तो अब हम ओम्स लॉ को समझने की कंडीशन में आ गए हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ कहता है, क्या कहता है कि यदि कोई चालक है, यदि कोई चालक है और उसकी फिजिकल कंडीशन क्या रखी जाए, स्थिर रखी जाए। यदि कोई चालक है, कंडीशन मतलब अवस्थाएं, कोई चालक है उसकी फिजिकल भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए तो उसमें से प्रवाहित होने वाला करंट, उसमें से प्रवाहित होने वाला करंट उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर के समानुपाती होगा। बात समझ में आई क्या मेरी? जो भी चालक है, लेकिन उसके साथ ये बोलना बड़ा जरूरी भाई है, ये नहीं बोला तो मजा नहीं आएगा। अवस्थाएं सॉरी, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट होनी चाहिए, अदरवाइज चेंज हो सकती चीजें। तो उसके सिरे पर, उसमें प्रवाहित होने वाला करंट उसके सिरे पर उत्पन्न होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होगा। अब समानुपाती को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलूंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग पता है क्या आप लोगों को, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती का मीनिंग क्या होता है? कुछ लोग अब नहीं पता हो तो समझ लीजिए। समानुपाती का मतलब यह होता है कि यदि एक बढ़ेगा, मैंने यदि किसी को बोला कि ए बी के समानुपाती है, ए बी के समानुपाती, अजय विजय के समानुपाती, मान लो ऐसा है, तो उसमें यह होगा कि यदि ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा। यदि ए समानुपाती बी, माना कि ऐसा होता है। अभी थोड़ा समानुपाती को समझने की कोशिश कीजिए, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग समानुपाती नहीं समझ पाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि ए में जितना इंक्रीमेंट आएगा, यानी ए जितना बढ़ेगा बी भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि यदि मेरे पास ए के पास भी जितना पैसा होता है तो बी के पास भी उतना ही पैसा हो जाएगा। ठीक है, उनका पैरेलल इंक्रीमेंट होगा, जिसको बोलते हैं समांतर इंक्रीमेंट होगा। लेकिन यदि कभी बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वित्त अनुक्रमानुपाती, वित्त क्रमानुपाती बोलते हैं, वित्त क्रमानुपाती कह के, यदि उसमें ऐसा बोला तो उसका मतलब यह होता है, वित्त क्रमानुपाती हम ऐसा लिखते हैं, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब यह होगा कि यदि बी की वैल्यू बढ़ेगी तो ए की वैल्यू घटेगी, उल्टा होता है यहां पर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्या? अब समझ में आ गई? हाँ, ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की घटेगी, और बी की बढ़ेगी तो ए की घटेगी, मतलब दो उल्टा होगा, टांग खींचेंगे एक दूसरे की, मेरी बड़ी तो वो घट जाएगा, एक आदमी बड़ा होगा, यहाँ एक छोटा होते जाएगा दिन पर दिन। ये जितना बड़ा होगा ये उतना छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे और बढ़ेगा ये और छोटा हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज अब समझ में आ गई होगी आपके। तो यहां पर बोल रहा है कि जो वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब समानुपाती। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल लूंगा तो ध्यान रख लेना, समानुपाती है। हा? वो क्या है, मेरे को ध्यान नहीं रहता, मेरे मुंह से निकल जाती है, निकल जाता है मतलब इंग्लिश। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समानुपाती का मतलब समझ गए ना, मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस समानुपाती है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना, इधर लिखता हूं, उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकता हूं। यहां पर V क्या है? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, PD, विभवांतर।
विभवांतर, ठीक है, यहां लगाना विभवांतर। आई क्या है? आई क्या है? करंट है। करंट बोला था ना यार, ध्यान नहीं आ रहा है आप लोगों को, कैसा कर रहा है? धारा, हाँ इसको धारा लिख देता हूं मैं, धारा। ओके, अब समझ में आया? मैंने पहले बोला था ओम्स लॉ क्या बोलता है, किसी चालक में यदि कंडीशन भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न होने विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। और एक चीज हमने हमेशा पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, लगता है ना। तो यहां पर हम अभी क्या कर रहे हैं, ये हमने इसका समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। आर क्या है यहां पर? आर क्या है? प्रतिरोध, हाँ वही नियतांक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, नियतांक है। और ये हर जगह मिलेगा, हर हाईवे पे ब्रेकर मिलेगा आपको, हर जगह रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। तैयारी भी कर रहे होंगे तो आपको कोई ना कोई टांग खींचने वाला जरूर मिलेगा। अरे भाई लोग तो जमाने से तैयारी कर रहे हैं, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। नियतांक इसी को बोलते हैं हम प्रतिरोध, ठीक है। वहां के प्रतिरोध से तो मैं, मेरे को बड़ी समस्या है भाई, एक प्रतिरोध लगाना यार हाईवे पे हमने सड़क पे, दो दो तीन तीन लगा देते हैं यार, किसकी दम में है कितना दम चेक करना है क्या है? मेरे को बहुत समस्या हो रही है, मतलब ऐसा ऐसा होते ही रहता है आदमी, ऐसा ऐसा एक लगाओ ना यार। तो ठीक, इसको v इज इक्वल टू आई आर, ये याद रखना है भाई आपने को, यही याद रखना है, यही होता है ओम्स लॉ और कुछ नहीं। v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, मैंने यही समझा है इधर पर, यहां भी लिख लेता हूं, इसको हम ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई आर। अब इसको आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, इसको बहुत अब इसको ये लिख सकते हो आई इज इक्वल टू वी अपन आर भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम, आई हो गया, वी से लिख वी आर इज इक्वल टू वी अपान आई, ये भी लिख सकते हैं, इसके इतने रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। वी आई आर, इसका एक इंटरेस्टिंग मैं डायग्राम दिखाता हूं, डायग्राम शायद आपको अच्छा लगे, ऐसा मेरे को लग रहा है, पता नहीं जी। इसमें रेजिस्टेंस हमेशा करंट को धरने की कोशिश करके रखता है, देखो पकड़ लिया एकदम भाई कि तेरे को तो मैं जाने नहीं दूंगा, लेकिन बोलता है वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये नहीं जाएगा तो मेरा काम नहीं बनेगा, ये धक्का लगाता है इसको। यहां पर सब रिलेशन, मैंने इसको थोड़ा रिलेशन इसीलिए ये रखा है कि ये कोशिश करता है, देखो तो इसको ज्यादा होना पड़ता है तब जाके ये यहां से निकलता है और ये दोनों फिर साथ में, और ये नहीं होगा तो आज देखो लाइट ये सब चल रहा है, ये चल नहीं पाता, इसको पुचकना पड़ता है यहां से, ठीक है। और हमेशा ही ऐसे लोग मिलते रहेंगे तुम्हारे को कि भाई क्या तैयारी कर रहे हो, तो वो ध्यान नहीं देना है। और ये रिलेशन भी याद रखना है, मैंने जो रिलेशन बताया वो तीनों यहीं के रिलेशन है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको कमजोर करता है, इसको कमजोर करने की कोशिश करता है, और ये कोशिश करता है यहां से निकलने की, ठीक है। तो ये डायग्राम मेरे को ऐसा लग रहा है अपने आप में तुम लोगों को बहुत कुछ बता रहा है, समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हैं ना, आप बहुत समझदार हैं, चीज ही ऐसी है, हाँ, ठीक है, ओके। तो ये रेजिस्टेंस हर जगह मिलेगा, वो कोई नहीं, जिस भी जगह जा रहे हैं आप रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, इसको ध्यान रखेंगे, ये रिलेशन याद रखेंगे तो बड़े आसानी से बन जाएगा, और ये रिलेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, एक बार याद रख लीजिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आपको हर चीज याद रह जाएगा। जो है करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी कोशिश करता है पुचकने की, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना, ये ध्यान रखो, V जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी पुचकने की कोशिश करेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये थोड़ा डाउन होने लगेगा, फिर ये डाउन बोलेगा यार नहीं अब तो ठीक है तुम लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगता है वही। और मैंने पहले बताया कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो छर्रे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो घूमते हैं, जो सेटिस्फाई होते हैं वो नहीं घूमते हैं, वो तो फिर बैठ जाते हैं आराम से और इनर्ट बना लेते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, घर में आराम से चाय बिस्किट खाते हैं, ठीक है। और जो सिंगल रहते हैं ना उनको बहुत बहुत होता है कि कोई तो मिल जाए,
उन्हीं की वजह से आज लाइट जल पा रही है। ठीक है, ओके। ये अब देखो थोड़ा सा ये समझ लो, बस ज्यादा नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा कि भाई रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन कंडक्टेंस भी तो होता है। कुछ चीजें होती है जो उसको कोशिश भी करती है कि हाँ फ्लो हो। तो कंडक्टेंस मतलब चालकत्व वो कहलाएगा जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में मदद करे, कि भाई भाई जाइए, बहुत अच्छे से बहिए। ठीक है, तो जस्ट रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब विपरीत रेजिस्टेंस है। तो मैंने यहां लिख भी रखा है कंडक्टेंस मतलब, कंडक्टेंस को मैं सी से लिख रहा हूं, बराबर 1 रेजिस्टेंस, जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो रजिस्ट यहां पर थोड़ा सा ये बस याद रखना, मैंने इसको इसलिए बताया है कि कंडक्टेंस और कंडक्टेंस की इकाई कैसे निकालते हैं हम। देखिए, तो कंडक्टेंस मतलब चालकत्व, तो मतलब होगा ये। तो यहां पर देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ओम होती है ना, ओम या ओम होती है। तो कंडक्टेंस की हम यूनिट क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स लिख सकते हैं ना, ओम इनवर्स। ठीक है, C इज इक्वल टू ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं, मोह बोलते हैं या सीमेन बोलते हैं, सीमन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज उसी को ही बोलते हैं, ओम इनवर्स को ही बोलते हैं। ठीक है, ये कंडक्टेंस की कहीं कहीं ये आ सकती है आपको, या मोह आ सकती है या सीमन आ सकती है। ठीक है, तो ये यूनिट्स होती हैं। एक चीज जो मैंने भी पहले बताना था, ये यहां पर भी दिखा, तो यहां याद आ रहा है, रेजिस्टेंस का हमेशा एक सा इंपैक्ट नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि चालक की लंबाई, एरिया क्या है, मोटाई क्या है, ये डिपेंड करता है। तो आपको मैंने यहां पर रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस का जो इंपैक्ट होता है वो किस किस पर, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। देखिए, अब यहां से मेरे को लग रहा है आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। मैंने ये रिलेशन लिखा है, क्या लिखा था, R इज इक्वल टू एल अपॉन ए। इससे आपको पूरा क्लियर व्यू मिल जाएगा कि कब होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, किस कंडीशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और किस कंडीशन में रेजिस्टेंस कम होगा। देखिए, मैंने पहले ही बोला था आर के ये ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती, और एल समानुपाती। मतलब आप सीधा सा समझिए, एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सीधी बात है, खुल के बोल देने का है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है रिलेशन में। भाई दिख रहा है तो दिख रहा है। और आर घटेगा जब ए बढ़ेगा। ए जैसा जैसा अपना एरिया बढ़ाएगा वैसे वैसे आर घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, सीधी सी बात है। इसको भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने, या क्वेश्चन सॉल्व करने पे तो नहीं, लेकिन कंपटीशन में जो मैथ्स, ये मैथ्स कह रहे हैं, सॉरी, भौतिकी होता है, जनरल नॉलेज में अपना फिजिक्स भी चलता है, उसमें ये काम में आता है। ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको, जो भी ट्रेड के हैं पढ़ना ही पड़ेगा। कोई कंपल्सेशन नहीं है कि डीजल मैकेनिक वाले को ही पढ़ना पड़ेगा या इलेक्ट्रीशियन वाले को ही, सभी के लिए ये। तो आपने ये याद रखना है, ये रिलेशन याद रखेंगे, और मैंने जो पहले समझाया था उस चीज को याद रख पाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे इसको। ओके, मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आया क्या, चलो आया भी होगा, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, आना ही चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो ये रिलेशन मैंने यहां लिख भी रखा है, इससे बन जाएगा। ओके, ठीक है, इसके बाद खत्म है बस। थैंक यू।